हमने विकसित भारत 2047 का एक सपना रखा है, विकसित भारत 2047। बट क्या ये होते हुए दिख रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है। उसका कारण है कि काफी सारे लोग जो है बीजेपी ज्वाइन करेंगे जिनका पहले कुछ और बैकग्राउंड रहा होगा। मजा तब आएगा अगर राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन कर ले। ये भी तो हो सकता है कि शायद बीजेपी के अलावा कोई पार्टी ना बचे 10 साल बाद। हो सकता है, हो सकता है आपको चुनाव या वोट डालने की जरूरत ही ना पड़े। हो सकता है। यही है 11 साल बाद का भारत। रोमन एम्पायर से लेकर ब्रिटिश एम्पायर से लेकर फिर अमेरिकन अभी एम्पायर तक, तो आपको लग रहा है जो ये एक सिंगल पोलर सिस्टम था अब मल्टी पोलर सिस्टम बनेगा? हाँ बिल्कुल, ये मल्टीपोलर बनेगा और फिर मल्टीपोलर से फिर सिंगल पोलर में आ जाएगा। और वो सिंगल पोलर किसके हित में होगा? भारत जो है वो एक समय में लीड करेगा और लिटरली वही होगा, लेकिन इसके पहले हमें भी बहुत बड़े संघर्ष को फेस करना पड़ेगा। कैसा संघर्ष? आने वाले जो 6 से 8 महीने हैं ये हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग होने वाले। कुछ बहुत बड़ी जो पोस्ट होती है हमारे देश की, उन सारी चीजों में चेंजेस के आसार अगले 2.5 साल में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से लेकर दिसंबर तक ज्योतिषी के हिसाब से क्या होने वाला है? कुछ नया भी उभर के आएगा पॉलिटिकली। हो सकता है कोई नई पार्टी हो। तो हमारा अखंड भारत का जो सपना है वो पूरा होगा। एक स्थिति ऐसी जरूर आएगी 2027 में जब भारत और पाकिस्तान फिर से आमने सामने खड़े होंगे। इज इट? यस। हेलो, मेरा नाम है कुणाल जयसिंह। अगर आपको भी सीखने का शौक है या इन्फॉर्मेशन गेन करने का शौक है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लंबे एपिसोड के हाइलाइट्स अगर देखने हैं तो कुणाल जयसिंह क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे स्पॉटिफाई पे जरूर फॉलो कीजिए। इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। भूमिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनलॉक विद कुणाल जयसिंह पे आने के लिए। थैंक यू। ज्योतिष की नजरिए से देखना चाहता हूँ क्योंकि अभी जो है ना हमारी दुनिया में बहुत सारा उथल पुथल, बहुत ही तहस नहस सब कुछ हो रहा है। वॉर्स चल रहे हैं, यू नो लॉजिस्टिकली बहुत सारे प्रेशर्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं, ये सब है। तो आपको क्या लगता है कि जियोपॉलिटिकली, ज्योतिष के हिसाब से जियोपॉलिटिकली फ्यूचर क्या है? क्या ये वॉर्स खत्म होंगे? क्या चीज़ें ईज आउट होंगी? क्या जो पुराना समय था एक टाइम पे कि जहाँ पे दुनिया बहुत आसानी से नॉर्मल चल रही है, जहाँ पे चीज़ें इतनी लॉजिस्टिक्स, ट्रैवल, ये वो सब नॉर्मल चल रहा है, क्या वो सब वापस आने वाला है कि अभी भी यही चलने वाला है काफी समय तक? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये हर व्यक्ति के डे टू डे लाइफ से लेके पूरे वर्ल्ड में इसका असर हो रहा है। लेकिन ज्योतिषीय गणना को जब हम देख रहे हैं तो ज्योतिषीय गणनाओं में कुछ भी चीज अब रुकने नहीं वाली है, सब चीजें बढ़ेंगी और इसके इम्पैक्ट भी बहुत अलग तरह से होंगे जो हमने अपने जीवन में अभी तक नहीं देखे। और ये सारी चीजें हमें इसलिए भी देखनी पड़ेगी। जो ग्रहों की एक गणना है, मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स भी बताती हूँ इसके, कि जैसे अभी 2 जून को गुरु का एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है जो कर्क राशि में हो रहा है। गुरु ज्ञान के कारक है, वृद्धि के कारक है और ज्ञान से होने वाले बड़े परिवर्तन के कारक है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो धनु राशि के हिसाब से बहुत सारे बड़े परिवर्तन इस देश में भी होंगे, लेकिन ये देश बहुत प्रोटेक्टेड भी रहेगा बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स। या हम कह लें कि हमारी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, गुरु का मेन काम, क्योंकि धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो भी गुरु बृहस्पति ही है, इसलिए भी हम प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब गुरु इस तरह से राशि बदलते हैं और एक्सपांशन होता है तो सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये है कि एक भूमिका बन रही है, एक प्लेटफॉर्म बन रहा है किसी बहुत बड़ी क्रांति का, कुछ बहुत बड़े बदलाव का, जो आज अभी हमें देखने को समझ में नहीं आ रहा। अभी हम बहुत छोटी चीजें देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वेनेजुला के साथ क्या हुआ, हम देख रहे हैं ईरान में क्या चल रहा है, हम देख रहे हैं यूएस ने क्या किया। लेकिन ये तो आप ये समझिए कि ये बहुत ही पॉइंट्स हैं। अभी बहुत बड़ी महाशक्तियां जब आगे आने वाले समय में टकराएंगी, उसकी एक प्लेटफॉर्म बन रही है अभी। अच्छा। जो मैं ज्योतिषीय गणनाएं कर रही हूँ उसके अनुसार चीजें इतनी एज इज में नहीं है। लेकिन आपने जैसे कहा कि पहले होता था, लेकिन पहले भी संघर्ष होते थे, पहले भी युद्ध होते थे, बहुत बड़े बड़े युद्ध होते थे और युद्ध के बाद होने वाले जो परिवर्तन होते थे उसमें शांति कायम होती थी। ओके। अभी तो हम एक ट्रांजिट फेस में है जिसमें अभी हमने वो महापरिवर्तन देखे नहीं है।
तो आपके हिसाब से जो अभी जो संघर्ष चल रहा है इस दुनिया में जितनी भी एक तरीके से देखा जाए तो एक डायनामिक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम जो एक सुपर पावर सिंगुलर सुपर पावर पहले होता था हाँ कि यूएस है और ये हमेशा ही हुआ है हर 100 साल में हुआ है रोमन एम्पायर से लेकर ब्रिटिश एम्पायर से जी लेकर फिर अमेरिकन अभी एम्पायर तक तो आपको लग रहा है जो ये एक सिंगल पोलर सिस्टम था अब मल्टीपोलर सिस्टम बनेगा हाँ बिल्कुल, ये मल्टीपोलर बनेगा और फिर मल्टीपोलर से फिर सिंगल पोलर में आ जाएगा। और वो सिंगल पोलर फिर किसके हित में होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जैसे हम बार-बार कहते हैं कि भारत जो है वो एक समय में लीड करेगा और लिटरली वही होगा। हम बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में होंगे, लेकिन इसके पहले हमें भी बहुत बड़े संघर्ष को फेस करना पड़ेगा। कैसा संघर्ष? आप इसको देखिए, जब अ, बात यदि ईगो की होती है किन्हीं 2 लोगों में, तो बिल्कुल आमने-सामने हो जाता है और जब महाशक्ति बनने की बात होगी, तो ये इतना आसान नहीं होगा। महाशक्ति बनना यानी कि यदि विश्व गुरु बनना है, तो आपको कुछ प्रूव करना पड़ेगा और आपके सामने जितनी भी चीज़ें होंगी, उन सबको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो वी आर इन द प्रोसेस राइट नाउ। पूरा विश्व ही इस समय एक जर्नी में है, हम कह सकते हैं ट्रांजिट फेज में है। लेकिन ये अभी जो अगले 10 से 11 साल है, ये सारे वर्ष में होने वाले परिवर्तन हमें अपने जीवन में बहुत बड़े जरूर लगेंगे, लेकिन ये एक छोटी प्रोसेस है, किसी बड़े कार्य के होने के पहले की छोटी प्रोसेस। अमेरिका का जो स्टैंडिंग है और आज जो वो एक तरीके से सारे डिसीजंस अपने हिसाब से ले रहा है, वो सब जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। उनका ये दबदबाव कब तक रहने वाला है और या अब उनका भी एक डाउनफॉल या डिक्लाइन है या ये ऊपर और जाएगा? प्लस मेरे को ये भी बताइए कि अमेरिका और चाइना का क्या डायनामिक्स होने वाला है और चाइना कितना पावरफुल होने वाला है? आपके इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों जी, को हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं। जी। देखिए, अभी यदि विजुअल सिचुएशन देखें तो अब अमेरिका का जो डाउनफॉल है वो दैट स्टार्ट्स यूएस, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स जो है। अब बहुत लंबे समय ये एक जो पावर सेंटर रहा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अब पावर सेंटर्स नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा। कुछ समय तक सिर्फ इस बात की ही लड़ाई होगी कि कौन बनेगा अगला, ठीक है? जी, तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो गुरु के बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, ये एस्टैब्लिश करेगा कि जहाँ ज्ञान है, जहाँ लोगों का हित है, वहीं पर आकर पावर शिफ्ट हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी बात, यदि हम देखें कि जब से शनि मीन राशि में गए हैं, शनि मीन राशि में आए हैं मार्च में 2025 में, ठीक है? जनवरी में इनका चेंज हुआ है, जो यूएस में ट्रम्प का आना हुआ है। लेकिन इसके बाद से आप देखिए कि जो चेंज हो रहे हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं। और अब 2027 में शनि मेष राशि में जाएंगे, मतलब शनि ने अपने काल चक्र की 12वीं राशि को पूर्ण कर लिया है 2.5 साल का। ओके। और वो 2027 के जून में वो चले जाएंगे मेष में और फिर से शनि का वही 30 ईयर का शुरू होगा और ये 30 साल बहुत निर्णायक होंगे फिर अगले। लेकिन इसका जो फर्स्ट फेज होगा, इसमें कर्म फलदाता जो शनि होते हैं वो अपने कर्म के अनुसार आपको आपके रिजल्ट्स देते चले जाएंगे। इसीलिए यदि हम बात करते हैं यूएस की, तो ये और स्कैटर्ड होगा, डाउनफॉल होगा। इनफैक्ट अभी हम जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे फ्रंट पे भारत भी जहाँ जहाँ पे हमें और ज्यादा पोजीशनिंग हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए वो नहीं है। लेकिन अभी थोड़े से चैलेंजेस के बाद फिर एक बार फिर से सिचुएशन बनेगी स्ट्रांग होने की। लेकिन वहां भी जैसे ही हम स्ट्रांग होना शुरू होंगे, वहां आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर आता है कि यूएस और चाइना के बीच में क्या होगा। एक अच्छी खासी कहते हैं ना, जो दोस्ती दिखाने की कुछ और होती है, वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वो कहावत लागू होगी बिल्कुल इन लोगों पर कि ऊपर से बहुत अच्छा दिखेगा, अंदरूनी एक दूसरे को काटने की तैयारी होगी, क्योंकि वही बुद्धि देंगे बुद्ध। ठीक है, ओके। जैसे बुध एक्टिव हो रहे हैं, बुध वक्री हो रहे हैं, कुछ महीनों में, कुछ डेट्स में आप देखेंगे कि डिसीजन ही बिल्कुल बदल जाएंगे। जो पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, इसमें बड़े लोग जिनके डिसीजन से हर व्यक्ति के जीवन में, देश में बड़े परिवर्तन होते हैं, इनके डिसीजन बदल जाएंगे अगस्त के बाद से। इस अगस्त के बाद यस, से। यहीं से शुरू हो जाएगा एक नया दौर जो है, वो कहानी लिखनी शुरू हो गई है। तो स्क्रिप्ट में यदि आपने इंट्रो लिख दिया है तो बाकी कहानी भी लिखेंगे, सबके रोल्स लिखेंगे, डायलॉग्स लिखे जाएंगे। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ आपके इसमें से कि जो
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और चाइना है, उन लोग वो लोग हमेशा एक दूसरे के सिर्फ दिखावे के दोस्त रहेंगे, क्योंकि शायद हिंदुस्तान एक गति पकड़ेगा तरक्की की, तो वो शायद दिखाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, इनको थोड़ा दबाने की कोशिश। बिल्कुल, भारत के लिए भी ये जर्नी आसान नहीं होगी, ओके। क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे एडवेंचर के बाद कहीं जाके भारत की वो बारी आएगी कि जब कहा जाएगा कि हाँ, हर चीज़ के बीच में भारत जहाँ खड़ा होगा। क्योंकि अभी इटर्नल चीज़ों में ही बहुत चेंज होने हैं, भारत के भीतर ही बहुत बड़े चेंजेस जो हैं, वो मैं देख रही हूँ गणनाओं से। और ये बड़ी गणनाएँ जो हैं, जो बड़े ग्रहों के परिवर्तन हैं, जो बड़े ज्योतिषीय हमारे जब हम परिवर्तन देखते हैं तो राजनीतिक उथल-पुथल में बहुत बड़ी भूमिका होती है उनकी। चलिए, तो फिर एक काम करते हैं, अब जब हिंदुस्तान की और भारत की बात हो ही रही है तो भारत पे आ जाते हैं। सबसे पहला सवाल, जो ये दुनिया में चल रहा है उथल-पुथल, उसमें भारत के ऊपर आज के समय पे देख रहे हैं कि बहुत प्रेशर बना हुआ है, इंटरनली भी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद है, उस वजह से हमारी जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं वो उसमें इफ़ेक्ट है। तो एक आम आदमी की ज़िंदगी में भी इफ़ेक्ट हो रहा है, बट भारत के लिए एक ओवरऑल इकोनॉमिक या जियोपॉलिटिकल प्रेशर क्या पड़ रहा है? आम आदमी पे आएँगे, बट ओवरऑल भारत पे अभी क्या हो रहा है और आप भारत देखिए कि कैसे टैकल करेगा इसे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन देखिए, भारत पे जो असर हो रहे हैं सारे थोड़ा देर से हो रहे हैं, हुँ, राइट? पहले जितना भी आस-पास के देशों में आपने देखा है जो जो भी डायरेक्टली इम्पैक्ट जहाँ पे हुए हैं, जहाँ वॉर चल रही है और उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका असर भारत पे हो रहा है। मतलब लगभग 3 से 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, प्लेनेट तो पूरी दुनिया के लिए चेंज हो रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति की कैपेबिलिटी अलग होती है, ग्रहों की शक्ति को समझने और झेलने की। ओके, उसी तरह से भारत की जो पावर्स है, भारत के जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें चीज़ों को झेलने की, सँभलने की शक्ति अलग है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन आने वाले जो 6 से 8 महीने हैं, ये हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं। जैसे ये डरने की बात नहीं है, लेकिन ये हमें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। जैसे एक्सपांशन जब भी होता है किसी चीज़ का तो क्या होता है? आप किसी घर को बड़ा घर बनाएँगे तो क्या होगा? थोड़ा-सा खर्चे। खर्चे, एग्ज़ैक्टली। तो आपको थोड़ा तोड़-फोड़। तोड़-फोड़ होगी, खर्चे होंगे, कुछ बदलाव होंगे। हो सकता है कोई काम आपके पास हो, आपकी बजाय किसी और को लेके किसी और को दिया जाए। मेरा इशारा इस तरफ है कि पॉलिटिकली चेंजेस भी हो सकते हैं, बट नॉट इन द पर्टिकुलर कि कोई एक पार्टी है वो छोड़ के दूसरी पार्टी। कुल मिला के ये होगा कि कुछ बहुत बड़ी जो पोस्ट होती है हमारे देश की, उन सारी चीज़ों में चेंजेस के आसार अगले 2.5 साल में दिखाई दे रहे हैं। ओके, क्योंकि अभी जो 2027 जून रहेगा, वहाँ से जो शनि का फिर से एक नया दौर शुरू होने वाला है और शनि का नया दौर शुरू होना है यानी भारत के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस शुरू होंगे। ओके। तो उसकी शुरुआत अगस्त में हो जाएगी दिस ईयर। उस वहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा बिल्कुल, असर। बिल्कुल 28 अगस्त। 28 अगस्त से असर दिखना शुरू हो असर मतलब चेंजेस जो होने वाले हैं उसकी वो लाइन लिखी जाने लगेगी कि हाँ, अब ये होगा, ये होगा, ये होगा ऐसे। तो अगले 6, अब यहाँ आज जो हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, यहाँ से लेकर दिसंबर तक का क्या द ज्योतिषी के हिसाब देखिए से मैं क्या होने वाला क्यों है? ये 28 अगस्त में कैसे लेके आई ये भी मैं आपको बताती हूँ। अगस्त में फिर से एक बार 15 से 20 दिन के भीतर ही चंद्र और सूर्य ग्रहण दोनों हो रहे हैं। 15 डेज 12 अगस्त को है, फिर 12 अगस्त को, फिर 28 अगस्त को। 12 अगस्त को एक ग्रहण लगेगा पहले, फिर 28 अगस्त को एक ग्रहण लगेगा। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ग्रहण का मतलब ये सिर्फ ग्रहण नहीं है, भले भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन इन दोनों ग्रहण का भारत सहित पूरी दुनिया पे बहुत बड़ा असर होगा। ओके, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 28 अगस्त के बाद से जो चीजें बदलेगी, वो विजुअल होंगी, बहुत दिखने लगेगा आपको कि हाँ, अब इनका पावर और बढ़ रहा है। इनका? ऐसा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बात करनी चाहिए वैसे। देखा जाए तो जो सत्ता में ऑलरेडी हैं, पावर उनका भी बढ़ेगा। ओके, लेकिन जो नया और एक फिर से एक कहते हैं ना कि फिर से किसी को और काम करने का चांस मिलता है, तो हाँ, कुछ नया भी उभर के आएगा पॉलिटिकली। हो सकता है कोई नई पार्टी हो। ओह! यस। ओके। और बस, उसको भी चांस मिले। पर इलेक्शंस तो 2029 से पहले तो है ही। नहीं, ये जब पूरे राज्यों के इलेक्शंस जब होंगे ना, ये सारी चीज़ों पे भी बात करनी पड़ेगी ना फिर। एक तो 29th में जो चेंज होगा उसकी 27 से शुरुआत हो जाएगी।
मैं नहीं कह रही कि 29 में चेंज हो जाएगा या बीजेपी चली जाएगी, ऐसा नहीं है, बीजेपी ही रहेगी, लेकिन एक बहुत अच्छा खासा संघर्ष करने के बाद चीजें होंगी 29 के लिए। लेकिन 29 से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके पहले हमारे देश में आमजन के साथ क्या होगा। तो लोगों को ऑप्शन मिलेगा 27 के बाद से। जैसे आप देखेंगे कि एक टाइम आया था जब आपको जो आप पार्टी है उनका वो एक ऑप्शन के रूप में लोगों के सामने आए थे, ठीक करेक्ट। है ना? ऐसे अब कोई एक पर्टिकुलर भले ऑप्शन सामने नहीं आए, लेकिन कुछ स्कैटर्ड ऑप्शंस लोगों के सामने आएंगे। तो जो अभी सत्ता में है, इन लोगों को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो शनि जैसे ही मेष में आएंगे, मंगल की राशि है और शनि की बेसिकली शनि वहां बहुत अच्छा परफॉर्म करते नहीं है। ओह! हाँ, तो जो भी सबसे ज्यादा हार्ड टास्क करने वाले लोग हैं, सबसे पहली परीक्षा में उन्हीं को बैठना पड़ेगा। वो तो इनफैक्ट आज भी देखा जाए तो आज भी तो वही बैठे हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन हाँ, पॉलिटिशियंस फ्रंटलाइन हैं। बिल्कुल। तो सभी दुनिया लोगों में को जो हो ये रहा है है वो कि उन्हीं को सबसे पहले हाँ, फिर फेस करना पड़ता वो है। फेस करना पड़ता है, लेकिन अब चैलेंजेस बढ़ेंगे, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा परिणाम भी सामने आएगा। क्योंकि जब देने पे आते हैं तो वो सबसे ज्यादा देते हैं, ओके। जो चैलेंजेस के बाद देते हैं। क्योंकि परीक्षा लेंगे, आप लिख के आओगे तो आपको नंबर मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। कर्मफल दाता है, तो जो लोग बहुत अच्छे से एक विद अ गुड इंटेंशन काम कर रहे होंगे, उन लोगों को परिणाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मैं जैसा देख पा रही हूँ कि सत्ता परिवर्तन नहीं है, सत्ता के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, ओके। और उस चुनौतियों को पार करके जो निकल के आएगा वो बहुत अलग होगा भारत के लिए, ओके। बहुत स्ट्रांग होगा। 2029 का जो होगा इलेक्शन, वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो मैम एक काम करते हैं, हमारा जो पॉडकास्ट अभी शूट हो रहा है यहाँ से लेकर 2026 मई से लेकर 2027 तक के जो 18 महीने हैं यहाँ से लेकर उसका एक विचलन करते हैं। हाँ, बिल्कुल 6-6 महीने का एक हम वो बनाए जी, रहे। तो बिल्कुल। पहले 6 महीने की बात करते हैं। हम अभी हमारे सामने जुलाई है, मई, जून से लेके दिसंबर तक का समय है, और इस पूरे जून से दिसंबर तक में 2 फेज़ आप समझ के चलिएगा। ओके। पहला फेज़ जो आएगा वो हमारा जून से अगस्त हो गया, और अगस्त के बाद जो टाइम है ये काफ़ी थोड़ा डेंजरस होगा। डेंजरस इन द सेंस कि अगस्त के बाद के समय में लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई ना कोई ऐसी घटनाओं की सूचनाएं आपको जरूर मिलेंगी जिससे कि थोड़ा मैसिव लेवल पे हमारा नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती जो हमने लाइफ में नहीं देखी, लेकिन फिर से वो देखने को मिले। आपने देखा एक बार हो चुका है हमारी ही जनरेशन में, हमने कोरोना देखा। आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग कोरोना एनी मोर, लेकिन द थिंग इज लाइक कि लोगों को लगेगा कि यस, यहाँ से हमें बदलना है, अच्छा। ऐसा। लेकिन वो हर बार हम सोचते हैं, फिर 2 साल बाद वैसी सिचुएशन हो जाती है। और प्लैनेट्स का क्या सिस्टम होता है कुणाल, कि वो आपके कर्म पर ही डिसीजन देते हैं। आप जो कर रहे हैं प्लस आपका जो इंटेंशन है। तो जैसे जब जब इंटेंशन बदलता है पूरी मानव जाति का, तो पूरी मानव जाति के लिए चेंजेस बदलते हैं। लेकिन जहाँ पे हम बहुत ज्यादा पोल्यूशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं प्रकृति का, तो वो एक साथ मैसिव आपको प्राकृतिक उसमें दिखाई देता है कि कैसे पूरा नेचुरली चीजें खत्म हो गई। वो सारी चीजें हमें अगस्त के बाद दिखाई देगी बड़े स्तर पे। ये ओके। हाँ, ये बहुत अलग-अलग प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमें देखने को मिल सकती है। अब हम इसका यदि पॉलिटिकली सिनेरियो देखें भारत के उसमें, तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि चैलेंजेस बहुत बढ़ेंगे, उभरते हुए कई चैलेंजेस आएँगे, लेकिन टिक नहीं पाएँगे। पर उन चैलेंजेस को खत्म करने के लिए आपको एनर्जी ज़रूर डालनी पड़ेगी। ओके। सो यू हैव टू डाइवर्ट इन इंटरनल सिस्टम आल्सो। जो भारत के बाहर चल रहा है उन चीज़ों को हैंडल करने के साथ आपको इंटरनली भी काफ़ी चीज़ों में ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ओके। यहाँ पे थोड़ी-सी कमी आ जाएगी। और यदि हम इसको और डीपली देखें तो कुछ बहुत बड़े चेंजेस डेफ़िनेटली भारत में भी होंगे पॉलिटिकली। जैसे कि? कुछ जैसे कहते हैं कि पार्टी परिवर्तन, मतलब कि कुछ और लोग किसी प्रभावी पार्टी में, या फिर सीधे से ही बोल देते हैं हाँ। कि कुछ कुछ और बड़े प्रभावशाली लोग फिर बीजेपी में आ जाएंगे। अच्छा। जी, ओके। ये दिखाई दे रहा है। उसका कारण है कि जैसे गुरु अभी अक्टूबर तक रहेंगे कर्क राशि में, तो जब तक गुरु कर्क राशि में रहेंगे तब तक जो बीजेपी के टाइम में काफी सारे लोग जो है बीजेपी
ज्वाइन करेंगे जिनका पहले कुछ और बैकग्राउंड रहा होगा पूरी तरह से। अच्छा, जी। मजा तब आएगा अगर राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन कर ले। एनीवेज, हाँ जी, आगे। खैर अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शायद बीजेपी के अलावा कोई पार्टी ना बचे 10 साल बाद। हो सकता है, हो सकता है आपको चुनाव या वोट डालने की जरूरत ही ना पड़े। हो सकता है। बस यही है 11 साल बाद का भारत। ओके, दैट्स आपने बहुत सटली बहुत बड़ी चीज कह दी। हाँ बट ये एक्चुअली ये चीज की तैयारी इसी तरह से हो रही है। ओके, ओके। तो उसके अगले 6 महीने की बात करते हैं। हाँ, देखिए उसके अगले 6 महीने बाद तो हमारा जैसे जनवरी 2027 शुरू होगा, जनवरी में भी होने वाले बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग परिवर्तन होंगे। इस समय में यूएस की हालत बहुत खराब रहेगी इंटरनेशनली बात करें तो। 27 जनवरी से थोड़ा डिटेल जो में बताइए। हाँ, 27 जनवरी से जो चीज़ें शुरू होंगी, इस समय यूएस बहुत डिक्लाइन कर रहा होगा अगले 6 महीनों तक, कंटिन्यू। डिक्लाइन इन द सेंस कि जो पॉलिटिकली अनस्टेब्लिशमेंट है वो यूएस में बहुत स्ट्रांगली आप देखेंगे। ओके, ठीक है, और उसके अलग तरह के परिणाम भी दिखेंगे यूएस में, स्कैटर्ड होना बहुत सारी, और उसमें भी उनके इंटरनल संघर्ष बहुत बढ़ जाएंगे ओके, उस समय। और ऐसे समय में जब उसके अगले 6 महीने में देखेंगे तो चाइना एक बहुत बड़ी पावर के रूप में फिर से नजर आएगा। ओके, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पॉलिटिकली जो हम चीजें देख रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों के परिवर्तन है वो है, लेकिन ग्रहों के जैसे मैं बार बार एक ही बात आपको कह रही हूँ कि ग्रह आपके कर्म और आपके इंटेंशन पे आपको रिजल्ट्स देते हैं। बिल्कुल वैसा ही परिवर्तन है ये। पीओके की बात करें, क्योंकि एक बहुत बहुत बड़ा सवाल हर साल उठता है या हर समय उठता है कि हमारा जो ज़मीन है पार्टीशन के टाइम पे जो गया था और जो पाकिस्तान ने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था, और अभी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पीओके बोला जाता है, वो क्या कभी भी हिंदुस्तान का पार्ट बनेगा? जो हमारा अखंड भारत का जो सपना है वो पूरा होगा? 100%। कब का टाइमलाइन देख रही हैं आप? टाइमलाइन ये अभी 27 तो नहीं देख रही हूँ मैं, लेकिन हाँ एक स्थिति ऐसी जरूर आएगी 2027 में, जब भारत और पाकिस्तान फिर से एक सामने आमने सामने खड़े होंगे। इज इट? यस। ओके, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एकदम वॉर ही हो जाएगी, लेकिन हाँ एक सिचुएशन ऐसी जरूर बनेगी जिसमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग 1-to-1 पोजीशनिंग होगी भारत और पाकिस्तान की 2027 के अगस्त में। 2027 के एग्जैक्ट 1 अगस्त? ईयर, हाँ एग्जैक्ट 1 ईयर, जिसको मई से शुरू हो जाएगा ये। धीरे 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 चीजें होते होते मई से शुरू होके ये अगस्त में होगा, और इसके बहुत सारे अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। ये नेगेटिव होगा भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, दोनों के लिए। लेकिन एक बहुत इसमें से जो चीज निकल के आएगी है कि भारत की पोजीशनिंग फिर से इंटरनेशनली बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी बाद में। ओके, हाँ, ये चीजें ये कंटिन्यू हो रही हैं, और ये अब जो चक्र पूरा ग्रहों का चलेगा, जो 30 साल का शनि का है, ये पूरा का पूरा अखंड भारत की तरफ ही जा रहा है। तो हमारे जो भी लैंड डिस्प्यूट्स में है या जो लैंड हाँ, ये चीजें होंगी। मैं ये नहीं कह रही कि 2027 में आपको लैंड मिल जाएगी, लेकिन हाँ इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग तैयारी हो चुकी है, और उस पे फर्स्ट फेज 2027 अगस्त में आपको देखने को मिलेगा। आपको ये दिखता है कि हिंदुस्तान कभी भी फुल ब्लोन वॉर में इरप्ट होगा? क्योंकि वॉर हमेशा कहते हैं कि इकोनॉमिकली आपको पीछे लेके जाता है और हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको दिख रहा है कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाते हैं जहाँ पे आपको मैदान में उतरना ही पड़ता है। क्या हाँ ये बिल्कुल। भारत के कुंडली में या चार्ट्स में लिखा है? मैं ये यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहना चाहूंगी क्योंकि नहीं चाहते हुए भी ये सिचुएशन सामने आएगी भारत के 27 में, एंड द सेम टाइम व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग, बिकॉज वो टाइम ये एग्जैक्ट 1 ईयर जो है, अभी अभी हम ये निकालेंगे, इसमें जो 1 साल निकलेगा इसमें भी काफी उथल पुथल आप देखेंगे, लेकिन बहुत आम जन तक खबरें नहीं पहुंचेंगी हो सकता है उसकी, लेकिन इसका जो पूरा परिणाम होगा वो जो हमें नेक्स्ट ईयर में बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। और जो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्या कहूँ, तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स का है, वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होते हुए दिख रहा है आपको? ये जो पूरा प्रॉब्लम है, इसे यदि हम ऐसे देखें कि कहाँ से कौन लोग आ रहे हैं, केतु जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे
बहुत सारे लोगों को पूरा निकाल दिया जाएगा खदेड़ के, या जो भी उसकी सिचुएशंस होंगी, लेकिन ये चीज़ें कम होंगी आने वाले टाइम में। जो हमारे देश का एक आत्मनिर्भर भारत विश्व गुरु का जो सपना है, इसका आप क्या देख रहे हैं? जो हमने विकसित भारत 2047 का एक सपना रखा है, एक अच्छी बात है, एक गोल होना चाहिए जिसकी तरफ आप बढ़ सकते हो। बट क्या ये होते हुए दिख रहा है आपको, या अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी 2027 तक भी हम इसको ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये हमारा गोल है, बहुत अच्छा है। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों में भारत को विश्वगुरु पूरी दुनिया वैसे भी मानती है, ऐसा नहीं है, बिकॉज़ ऑफ द नॉलेज। कुछ चीज़ों में बहुत प्रखरता से भारत उभर के आएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन जो हम सोचते हैं कि हर काम भारत के अनुसार यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, वो अभी नहीं होते हुए दिख रहे हैं। इट विल टेक एट लीस्ट 5 to 7 years। मैं इसीलिए आपको 2047 के नज़रिए से हाँ, पूछ रहा हूँ। 2047 के नज़रिए से पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम आप बोल रहे हैं। इनफैक्ट 31st के बाद से चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अभी जो टाइम है ना ये 5 साल का, जैसे अभी 5 साल भी नहीं बचे हैं, हम 27 में आने वाले हैं, 26 आखिरी बचे हैं। 6-8 महीने, 6-7 तो ये महीने। जो 2030 तक का समय है ना, ये पूरा संक्रांति पीरियड है। इसको हम ट्रांजिट कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। तो 2030 तक जो चीज़ें हैं, परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं, किसी के लिए भी। जब हम सोचे कि भई कहीं पे कोई राहत मिले, तो ये राहत वाला समय नहीं, ये ट्रांजिट पीरियड में आपको चलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, वो समय है। आप एक साधारण व्यक्ति की बात कर लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बात कर लीजिए, हर जगह पे एक संघर्ष की स्थिति बनी है। आपको डे टू डे लाइफ में भी संघर्ष करना पड़ेगा। आप राजनीति में हैं, वहाँ पे आपको आपके करियर के लिए, आपके देश के लिए जूझना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको आपकी पहचान के लिए जूझना पड़ेगा। तो ये जो 2030 तक का, जो कि शुरू ही हुआ है मार्च 2025 से, ओके। सो ये टाइम पूरा 2030 तक का है जो चलेगा। लेकिन इस 2000 में बार-बार वही एक बात कह रही हूँ कि 2030 तक ये जो पूरा पीरियड है, जो भूमिका लिखी जा रही है, ये फिर एकदम एक नया रिवॉल्यूशन लेकर आएगी। और ऐसा नहीं है कुणाल कि ये पहली बार हो रहा है। ऐसे कई युद्ध हमने देखे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। हमने आप देखेंगे कि हमने देखे, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने, वॉर पहली बार नहीं हो रही है, या वॉर की जो सिचुएशन है अभी तो बहुत कम है, अभी बहुत कम है। इसको अभी बहुत बड़े स्तर पे आपको सहन करना और देखना पड़ेगा। देखिए मैम, जो विकसित एक देश होता है ना, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। बिल्कुल। जैसे कि पर कैपिटा इनकम एक सर्टेन लेवल की होनी चाहिए। अभी के टाइम पे $13,000 है, हम 3,000 के आसपास में हैं। $13,000 पर पर्सन एवरेजली कमाना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि चलो 10-11,000 $1,000 भी हो। एक देश की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वेल बिल्ट होनी चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन, हर इंसान को एक अच्छी हाई क्वालिटी की सेकेंडरी एजुकेशन कम से कम मिलनी चाहिए। ऐसे-ऐसे जो पैरामीटर्स हैं, जो एक्चुअली देखा जाए तो एक आम आदमी के दिमाग को भी एक एलिवेट करता है और उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी एलिवेट करता है। तो क्या ये आपको दिखते हुए दिख रहा है कि ये होने वाला है, और क्या टाइमलाइन दिखता है कि जहाँ से हमें एक्चुअली ये विजुअली देखने या नहीं, प्रैक्टिकली इसको देखने जो में? देखने का तरीका है ना, ये बहुत अलग है। ओके। मेरा तो देखने का जी, तरीका बिल्कुल बहुत बताइए। अलग है कि आप इसको इंटरनेशनली अभी डॉलर्स में देख रहे हो, लेकिन यदि मैं एज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन या मैं एज़ अ एस्ट्रोलॉजर देखूँगी, तो मुझे एक बात बहुत स्पष्ट लगती है कि व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि का स्तर क्या है? ओके। व्यक्ति की फैमिली लाइफ कैसी है, उसकी इमोशनल लाइफ कैसी है, फिर फाइनेंशियल लाइफ पे आएंगे। डेफिनेटली पैसा मैटर करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इसीलिए साल में दीपावली पे करते हैं और साल भर अलग अलग तरह से करते हैं। करेक्ट। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि पैसा है लेकिन संतुष्टि नहीं है, तो वो भी हमारे यहाँ पे समृद्धि नहीं मानी जाती कुणाल। ओके। तो यदि आप जो इंटरनेशनली पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो कि मैं तो इसको बिलीव ही नहीं करती हूँ। ठीक ओके। है, सो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पे कि आप अपनी लाइफ को कैसे लीड कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि आपको किसी व्यक्ति को गरीबी में जीना चाहिए, बिल्कुल समृद्ध जीना चाहिए, पर संतुष्टि का स्तर उससे भी अच्छा होना चाहिए। भारत यही सिखाएगा आने वाले समय में पूरे विश्व को। इसीलिए भारत विश्व गुरु बनेगा अच्छा। कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच आपकी जो है वो कितनी और कैसी होनी चाहिए।
लेकिन मटेरियलिस्टिक अप्रोच को हम जब स्पिरिचुअलिटी में काउंट करते हैं तो दैट इज अ साधन हम्म टू बी समृद्ध। हम्म एक साधन है जिससे आपको समृद्धि प्राप्त करनी है, जो आपके पास पैसा है, धन है। लेकिन समृद्धि में सिर्फ पैसा काउंट नहीं होता है, संतुष्टि पहले काउंट होती है। हमारे यहाँ जो सनातन में है, यदि हम उन्हीं स्क्रिप्चर्स को माने, सारी चीजों को हम ध्यान से देखें, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है कि आप कैसे अपने देश की बिल्डिंग को देख रहे हैं। मैं अगर उसकी भी अगर उससे चलो ये $13,000 से अगर एक कदम आगे जाए, बट एजुकेशन, हेल्थ, क्वालिटी हाँ, ऑफ लाइफ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारी चीजें तो ये पॉइंट्स बिल्कुल आपके वैलिड है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन तो बिल्कुल एक प्राइमरी वो है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एजुकेशन लेवल में भी अगले 5 साल में कोई बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, क्योंकि जैसे-जैसे नई जनरेशन ग्रो करेगी, नए तरह से प्लैनेटरी मूव्स हम जो देख रहे हैं, इसमें लोगों की सोचने समझने की शक्ति, जैसे आप कह रहे हैं कि भई हम पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, बच्चों में कॉम्पिटिटिव चीज़ें ज़्यादा गई, लेकिन मानसिक स्तर में थोड़ी-सी कमी आएगी। भारत के लिए नहीं बोल रही हूँ, इन पूरे मानव जाति की बात कर रही हूँ मैं। और उसका रीज़न है कि संवेदनशीलता लोगों की बढ़ेगी, चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाना किसी चीज़ को लेके। इसलिए 2027 के लिए मेरी एक प्रेडिक्शन है, और वो प्रेडिक्शन ये है सबसे पहले कि लोग मानसिक तौर पे बहुत कमज़ोरी महसूस करेंगे। ओ यस, इन 27। और ये शुरुआत भी हमारी जो ये 2 ग्रहण फिर से हो रहे हैं इसी साल में। आप देखिए ना, 26 में हमने पहले 2 ग्रहण देखे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण एक महीने में, फिर इसके बाद में हम फिर से देख रहे हैं यही समय। तो 26 इज़ अ ट्रांजिट ईयर बेसिकली। और 2027 की यदि हम बात करें तो ये फिर से मून का ईयर हो गया है, नंबर 2 आ जाएगा उसमें, आप पूरा काउंट करेंगे तो। मून ज्योतिष में मन का कारक है। ओके मन, कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो लोग अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस करेंगे बहुत जल्दी। सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत बढ़ेंगी 27 में। ओके यस। तो लोगों को इससे थोड़ा सा बी हाँ, अवेयर बिल्कुल, रहना चाहिए। बिल्कुल, आपको बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न वाली लाइफ़ से बचना चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे अभी राहु का, आप हर जगह देखिए डिजिटली हम हर चीज़ को कर रहे हैं। पेमेंट की बात हो, देखने की बात हो, नॉलेज की बात हो, किसी चीज़ को, जानकारी को हासिल करने की बात हो, हर जगह हम डिजिटली डिपेंड है। डिजिटली डिपेंडेंसी में राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव है। राहु बेसिकली भ्रम है। या ठीक है, एक इल्यूजन है। इस इल्यूजन में जितना आप स्ट्रॉन्ग जाएंगे, वो इल्यूजन आपको दोनों तरफ से, या आप उसका कितना पॉजिटिव यूज कर रहे हैं वैसा, और नेगेटिव कर रहे हैं और डीप डाउन चला जाए। बहुत ओवर थिंकिंग होगी, यूथ के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम है। और ये जो एआई का जो एक रेवोल्यूशन आ हाँ, रहा ये तो है है, ही ये एक्चुअली। भी हमारे जो आने वाले, हमारी जो युवा पीढ़ी है, जहाँ पे जॉब्स की कमी दिखाई दे रही है, ये तो मतलब इसमें तो ज्योतिष करने की भी जरूरत नहीं है हाँ, कि बहुत सारी चीजें जो एआई टेक ओवर कर रहा है वो आज भी हम देख रहे हैं कि आप इसको ज्योतिष की दृष्टि से समझिए। मैं ओके एआई को आपको ज्योतिष की दृष्टि से एआई क्या है बेसिकली? एक ऐसी चीज जिसको ह्यूमन ने बनाया, लेकिन उसको ह्यूमन ने अपने से भी इंटेलिजेंट बना दिया। तो इसको यदि हम ऐसे समझें, बुध जब जब वक्री होते हैं, बुध साल में 3 बार वक्री होता है, ओके कई बार। तो बुध वक्री होते हैं, वक्री होने का मतलब किसी प्लेनेट का होता है वो इंटेंस हो जाता है और ज्यादा। बुध बुद्धि के कारक है, इंटेलिजेंस के कारक है, व्यापार के कारक है। तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट आती है, हर 3 महीने में चीजें बदल जाती है। आप देखिए एआई में होने वाले चेंज पिछले दिनों में बहुत तेज हो गए, लेकिन जब हम इसको नेटवर्क से और इंटरनेट से जोड़ देते हैं, ये बुध और राहु यानी जड़ दोष बना देता है। जब जड़, समझाइए इसको। हाँ, बुध और राहु जड़ दोष यानी ऐसी चीजें जो कि एक जगह स्टक हो गई हैं, अब वो आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो जड़ हो गया है क्या? इंसान की बुद्धि, जो अपने आप पे काम नहीं करेगा, जो अपनी स्किल्स के लिए पूरी तरह इंटरनेट पे डिपेंड है। आप अपनी बुद्धि को प्रखर नहीं कर रहे हैं, हम्म आपने कुछ बना दिया है, वो प्रखर होता जा रहा है, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। इसका मतलब है कि जॉब उन लोगों की जाएगी। सीधा सा कहते हैं ना कि भाई आपने एआई से सीखा नहीं, या एआई को डील करना नहीं सीखा, आपने जो खिलौना बनाया है आपने उसको डील करना नहीं सीखा, तो आपको वो पीछे छोड़ देगा, वो आगे निकल जाएगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि आज भी कहते हैं ना कि एआई जो आज के समय पे इट्स एट इट्स डमेस्ट, एग्जैक्टली। इट इज एट इट्स डमेस्ट एंड इट विल ओनली गेट स्मार्टर फ्रॉम हियर। हाँ,
हमारी डे टू डे लाइफ से हमसे पूछ के हमसे बात करके तो वो स्मार्ट हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब हम जड़ हो जाएंगे, जड़ यानी हम वी आर नॉट रेडी टू मूव। लोग बोलते हैं अरे अब क्या करेंगे करके, अभी तो ठीक है, अब हम ये वाला कोर्स कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आपको हर स्तर पे उससे बढ़ना पड़ेगा। मैं आपको वही कह रही हूँ कि अगले 30 साल जैसे ही शनि फिर से मेष में आएंगे, 30 साल? अगले 30 साल, हाँ मैं 30 वर्ष कहाँ से काउंट कर रही हूँ, 27 जून से। अच्छा। ठीक है, तो जैसे ही शनि मेष राशि में आएंगे, मंगल में शनि का पूरा एक 30 साल का चक्र शुरू होगा फिर से, और ये पूरा चेंज करेगा। अभी आप देखिए, मैंने आई थिंक जनवरी में ही प्रिडिक्ट किया था कि सोने चांदी के भाव बहुत तेज बढ़ने वाले, और कई लोगों ने, कई ज्योतिषियों ने मुझसे इस पे बैट लगाई थी कि ये नहीं होगा, और कोई एक किसी बहुत बड़े ज्योतिष है, उनके स्टूडेंट मुझसे कंसल्टेशन ले रहे थे। उन्होंने बोला कि मैंने मेरी मम्मी का सोना भी बेच दिया। ओह! हाँ, लिटरली। तो मैंने कहा क्यों बेचा आपने सोना, यू शुड नॉट। वो यूएस में, वो मुझे बोल रहे मैंने तो बेच दिया दीदी, क्योंकि मुझे लगता है अभी सोने का भाव तो बहुत कम होगा, और फिर खरीद लूंगा तो मैं तो फायदे में हो जाऊंगा। मैंने कहा आपने जो गलती की ना, इस पे आपको पछतावा ही रहेगा पूरे जन्म। बोले क्यों? मैंने कहा शनि मीन राशि में, धातु के दाम कभी कम हो ही नहीं सकते, किसी धातु के दाम कम नहीं हुआ है। अभी बीच में बहुत सारी अफवाहें उड़ी थी कि सोना 5,000 हो जाएगा, 10,000, पॉसिबल ही नहीं है। शनि का जो चक्र का आखिरी राशि होती है, जो कि मीन राशि है, ये बदलाव की राशि है। ये हर तरह से निचोड़ देता है बिल्कुल। ओके। जो भी आपके सिस्टम में रखा हुआ है, जो कि सबसे महंगी चीजें और महंगी होंगी। आप रियल स्टेट देख लीजिए, हुँ। कुछ भी नीचे नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है, लोगों के क्या घर बनने बंद हो गए, घर उससे ज्यादा बन रहे। बिल्डर लॉबी पूरी तरह एक्टिव है, पूरा बहुत स्ट्रांगली घर बन रहे हैं पूरी दुनिया में, हर जगह। करेक्ट, रहने वाले भी बढ़ रहे हैं, करेक्ट। जनसंख्या उसी गति से बढ़ रही है। ऐसा नहीं है रहने वाले नहीं बढ़ रहे, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है। जिसके पास पैसा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। एक व्यक्ति के पास घर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लोग लेते जा रहे हैं। हुँ। शनि परिणाम दे रहा है ना। स्टॉक मार्केट की बात करते हैं मैम। स्टॉक मार्केट कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, जो मार्केट है ये अब नीचे तो नहीं जाएगा। स्थितियाँ आएँगी, मैं अभी भी कह रही हूँ, ऐसी स्थितियाँ आएँगी जब भारत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उस समय स्टॉक मार्केट फिर से एक बार क्रैश होगा। वो अगस्त से सितंबर, अक्टूबर के बीच में हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से अप करेगा। अभी भी मैं ये कहना चाहूँगी, यदि स्टॉक मार्केट में लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो अभी एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशंस है, बहुत पैनिक करने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब धीरे-धीरे बढ़ ही रहा है। आगे बढ़ेगा, फिर एक बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, तब भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भारत का स्टॉक मार्केट आगे ही जाने वाला तो है। एक फ़ेज़ ज़रूर आएगी, उस फ़ेज़ में आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत सोच समझ के। ओके, हुँ। ओके, वाओ! देखिए, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसी को नहीं भूलना चाहिए। यदि हम इस युग में हैं, हम जी रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, पूरे 9 प्लैनेट्स हैं इस ब्रह्मांड में, उससे भी कई गुना ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, लेकिन 9 प्लैनेट्स जो हम जानते हैं ज्योतिष में, जिनका हमारे डे टू डे लाइफ में असर होता है, तो हमें ये बहुत स्ट्रांगली सोचना चाहिए कि हर ग्रह हमारे डे टू डे लाइफ में हमें कुछ ना कुछ आइडिया, कर्म करने की शक्ति, और कहीं न कहीं ऐसी चीज़ों के लिए नए नॉलेज की तरफ लेके जा रहा है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओ और इंटेंशन को प्योर रखना चाहिए, यही सिखाता है ज्योतिष। हमारे सनातन में जो चीजें लिखी हुई हैं ज्योतिष में, आप देखेंगे कि पहले, आज के समय में हम जो चीजें रेमेडी के रूप में दे रहे हैं, मैं कहती हूँ कि भाई आपका सूर्य यहाँ पे है, आप सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। सूर्य को जल देना कभी रेमेडी है ही नहीं, ये कोई उपाय नहीं है। ये लाइफ स्टाइल का पार्ट है कि भाई सुबह जल्दी उठ के जो देवता आपको दिख रहे हैं, जिसके कारण जीवन है, उसको आपको ग्रेटिट्यूड देना है। सूर्य को अर्घ्य देना कहा जाता है हमारे यहाँ। तो चंद्रमा जब फुल मून हो तो मेडिटेशन करना है, अपने आप को हील करना है, नई शक्तियों को जागृत करना है। ये कोई रेमेडी नहीं है, ये हमारे लाइफ का पार्ट था। जब ज्योतिष लिखा गया, जब हमारे जो महर्षि पाराशर है, उन्होंने इस ज्योतिष को पूरा लिखा, तो हमने क्या किया कि जो लाइफस्टाइल और समय हुआ, उसमें हमने सारी चीजें भुला दी। अपने अपने चीजों में हुँ। नॉलेज को हमने भुला दिया। तो अब नॉलेज को भुला देंगे तो फिर जब गुरु आएगा तो फिर डंडे लगाएगा। करेक्ट। सो डरने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो है मेरे पास ये है कि
बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते बिल्कुल नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है, पर उस तरीके के जो पहले महर्षि होते थे, जो हुँ, हुँ। स्टार्स को पढ़ के या बिल कुंडली को पढ़ के हुँ, हुँ। अ, वो आज के टाइम पे उस क्वालिटी के एस्ट्रोलॉजर्स नहीं रहे। बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें जो प्रिडिक्शंस हो रही हैं वो गलत जा रही हैं। तो व्हाट डू यू थिंक should be the approach for someone who is going in for probably their chart reading or something? सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि बहुत सारे लोग ज्योतिष में नहीं मानते, ठीक है? मैं कह रही हूँ पूरी दुनिया ज्योतिष में ना माने। ज्योतिष को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन चाँद सितारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ज्योतिष में नहीं मानेंगे तो सूर्य उगना बंद कर देगा क्या? नहीं। वो तो उगेगा। आपको दिखेगा समय पे। जो पृथ्वी चाल चल रही है वैसी चलती रहेगी जो घूम रही है अपनी। चंद्रमा आपको पूर्णिमा भी दिखाएगा, 16 कलाएँ भी दिखाएगा, अमावस्या भी होगी। तो ज्योतिष में किसी व्यक्ति के मानने नहीं मानने से कोई फ़र्क ज्योतिष को नहीं पड़ता है। ज्योतिष को मानने से व्यक्ति के जीवन में ज़रूर फ़र्क पड़ जाता है। ओके। ठीक है? इट्स वेरी मतलब ये पूरा साइंस है। तो अब उसको आप कुछ भी कह लो उससे कोई फ़र्क नहीं। भई मेरे अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो जीवन की शक्ति है, ये भी कहीं से तो आई है इस ब्रह्मांड में। आप जो साँस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारे यहाँ जो आकाश तत्व है जिससे आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसको बृहस्पति माना गया है, देवगुरु बृहस्पति, आकाश तत्व को। हुँ। उसके बिना कैसे आप जीवित रहेंगे? ऑक्सीजन के बिना। जल जिसको हम चंद्रमा मानते हैं, उसके बिना आप कैसे जीवित रहेंगे? फूड हम कहते हैं ना अन्न परम ब्रह्म। आप खाने के बिना कैसे जीवित रहेंगे? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं किसी के मानने नहीं मानने से प्रकृति रुकती नहीं है और ज्योतिष मेरे लिए तो प्रकृति है, मेरे लिए साधना है, तो मैं उसको उसी दृष्टि से देखती हूँ। और ये सबके लिए है, किसी के मानने नहीं मानने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जो स्कैम्स है, हाँ, कि जैसे देखिए फ़ियर अब होता है, देखिए एथिकल कुछ बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका कि एथिक्स खत्म हुए हैं, ठीक है? नॉलेज कम होने के कारण मैंने आपको बताया देवगुरु बृहस्पति का कि नॉलेज कम हो गया और इंसान का लालच बढ़ गया बहुत ज़्यादा। कलयुग है, राहु का प्रभाव बढ़ेगा, आपके भ्रम बढ़ेंगे, आपकी लोगों के प्रति जो जिज्ञासा है वो बढ़ेगी, लोगों को आप जानेंगे और गलत चीज़ों में फँसेंगे। हुँ। हमारे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे सवाल लेके आते हैं, ऐसे अजीब-अजीब सवाल अभी उनके बारे में मैं बताऊँगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो स्कैम है, तो स्कैम से बचना भी आपकी बुद्धि का ही काम है, ठीक है? कई बार आपको सब कुछ नॉलेज होता है, लेकिन उसके बाद भी आप स्कैम में फँस जाते हैं, ठीक है? अब ज्योतिष के स्कैम की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि प्रेडिक्शंस गलत हो रहे हैं, बिल्कुल हो सकते हैं प्रेडिक्शन गलत, क्योंकि ये जनरलाइज़ प्रेडिक्शंस हैं। व्यक्ति के कर्म से, इंटेंशन से और जो आने वाली परिस्थिति है उससे बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होते हैं ऊर्जाओं में। ओके। क्योंकि हमारे श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मतलब आपका जो कर्म करने की शक्ति वो तो इंसान को दी है, सोचने समझने की शक्ति इंसान के पास है। आप सोचिए कि जब श्री कृष्ण के पास एक ही समय में 2 लोग गए थे, अर्जुन भी और दुर्योधन भी। दोनों ने अलग-अलग चीज़ें माँगी ना और उन्होंने ओपन रखा था, किसी के लिए कुछ क्लोज़ नहीं था। क्यों अलग माँगा? क्योंकि बुद्धि अलग थी, संस्कार अलग थे, हुँ। प्रवृत्ति अलग थी। हुँ। जो माँगोगे वो मिलेगा। करेक्ट। ब्रह्मांड हर पल दे रहा है आपको। तो प्रॉब्लम ज्योतिष में नहीं है, ज्योतिष के स्कैम से भी मैं कहूँगी कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्कैम से प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपकी बुद्धि में आपने चुना क्या है? फ़ायदा तो तभी होगा ना। आपको मलेरिया है और आप पैरासिटामोल खा रहे हो कंटिन्यू। आपको कुनैन वो जो प्रॉपर गोली है वो खानी पड़ेगी। जी। सो हम क्या चुन रहे हैं कुणाल जीवन में हमारा चुनाव ही परिणाम बनता है। जो लोगों को कहा जाता है कि ये क्रिस्टल पहनो, ये जेमस्टोन्स हाँ। पहनो, रुद्राक्ष पहनो, क्या ये एक्चुअल साइंस है कि ये सिर्फ़ एक सूडो साइंस है कि एक इंसान को बस फ़ील कराने के लिए? नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर बात पूछी आपने एंड मैंने तो पहने हैं। देखिए, मैं हमेशा इन चीज़ों को पहनती हूँ और कई बार नहीं भी पहनती हूँ। मैं बहुत फ्री रखती हूँ अपने आप को इन चीज़ों से। लेकिन मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ फ़ील की है कि जब हम इन चीज़ों को प्रिडिक्शन के तौर पे लेके आते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत अच्छी बात कही कि सूर्य को जल देना कोई रेमेडी नहीं है। ये हमारे जीवन का कर्म है जो हमें करना ही चाहिए।
लाइफ स्टाइल है। लेकिन यदि कोई बोले कि भाई मैं तो उठ ही नहीं सकता 9 बजे के पहले, ठीक है, और मुझे उसका सूर्य भी मजबूत करना है, उस व्यक्ति का कमजोर है, उसको बहुत मान सम्मान चाहिए, है ना, उसको बहुत पावर चाहिए, तो मैं कहूंगी रूबी पहनो, माणिक पहनो। दैट इज अ सॉल्यूशन बेसिकली। कोई चीज फेक नहीं है, किसी चीज का ऐसा नहीं कि ये नहीं करोगे तो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। कर्म से आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप कर्म भी नहीं करना चाहते उस दिशा में, तब फिर हम आपको वो रेमेडी बेस में देते हैं। देखिए, हमारे पूरी बॉडी में 108 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत प्योर एनर्जी सेंटर है, जो ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। कई बार ऐसा होता है कि सुबह हम सो के उठते हैं, अचानक ही बहुत ही बेकार लगता है, कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं, कोई खबर आपने नहीं सुनी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा है। और किसी किसी दिन ऐसा होता है, उठते ही लगता है आज ये कर देंगे, आज वो कर देंगे। ये कैसे होता है, इसका जवाब बताइए। इसका कोई जवाब नहीं होता, ये ऊर्जा है। जैसे एनर्जी। एक्चुअली आप जैसे रोज कपड़े बदलते हैं, ऐसे रोज आपकी ऊर्जा बदलती है, आपका ऑरा चेंज होता है। किसी किसी दिन कहीं से आए पार्टी से और फिर ऐसा लगेगा अब बहुत सर दुख रहा है, ये हो रहा है, हम कहते नजर लग गई होगी, तो एक्चुअली लगी है ना, तभी तो यू फील डल। लेकिन आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि हमको किसी की नजर दिखी नहीं है, हमने लोगों को देखा है, उनकी नजर में हम क्या है, भावनात्मक रूप में हमने इस चीज को फील नहीं किया है, उस बारीकी से। इतनी सी बात है। लवली। ओके मैम, आखिरी सवाल। हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, जो आने वाला साल जो बचा हुआ है, 7 महीने बचे हुए हैं, इनमें जो राशियां हैं उनके बारे में कुछ कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। देखिए, जब हम बात करेंगे मेष राशि की, तो जो अब बहुत बड़ा ट्रांजिट हुआ है, गुरु का जो गोचर हुआ है कर्क राशि में, तो मेष राशि में ये पॉजिटिव देख, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी, कई सारी यात्राएं होंगी मेष राशि वालों की, और कुछ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जरूर होगी, क्योंकि मंगल और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है इन्हें बहुत पॉजिटिव, और उसके साथ चंद्रमा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा आपकी होने वाली ग्रोथ से। प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस मेष राशि वालों के लिए, ओके। नए काम शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरी राशि है वो है वृषभ या टॉरस, और हम ये सारी राशि फल चंद्र राशि से बता रहे हैं, मून साइन से बता रहे हैं। जब हम वृषभ या टॉरस की बात करते हैं तो इनके लिए थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा कि खर्च कम करना है। बड़े पैसे मिले हुए हैं पिछले, उसको खर्च करे जा रहे हैं। जब आप भरे हुए कुएं में से भी लगातार खाली करते हैं तो वो खाली हो जाता है एक समय के बाद, तो आपको हमेशा एक सेकंड थॉट लेना है खर्च करने के पहले, ये ध्यान रखिएगा वृषभ राशि वाले। अगली राशि है मिथुन, जेमिनाई। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना है, आपके बोली हुई शब्द से लोगों को आघात पहुंच सकता है, बुरा लग सकता है, और वो पलट के आपके भी मान सम्मान पे चोट पहुंचा सकता है। सो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखिएगा, और कम्युनिकेशन को अच्छा रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि बोलने के पहले एक बार सोच लो कि मैं ये बोलूंगा तो क्या होगा। दैट इज इनफ फॉर जेमिनाई। ओके। फोर्थ राशि है कैंसर। कैंसर के लिए ये टाइम बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन सावधानी ये रखनी है। अच्छा कैसे होने वाला है कि बहुत सारी पुरानी चीजें छूट जाएगी, पुराने रिश्ते छूट जाएंगे। हो सकता है बहुत समय से आप मन पे बहुत भार लेके बैठे हैं, छोड़ू नहीं छोड़ू, इस रिश्ते को आगे ले जाना है नहीं ले जाना है, ये जो अगला महीना आएगा आप खुद ही छोड़ दोगे। आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ जाएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि रियली ये मेरे साथ है या नहीं। सो ये एक अच्छी चीज होगी कर्क राशि वालों के साथ। अगली राशि है सिंह राशि, लियो। लियो का जब हम देखेंगे तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होने वाला है, क्योंकि गुरु यहाँ पर एक नए तरह से ज्ञान देंगे, लेकिन आपको अपने ईगो को बहुत कंट्रोल रखना है। यदि ईगो कंट्रोल नहीं हुआ और आपको ज्ञान का भी ईगो हो गया, वो बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन होने वाला है। और ये ज्ञान का जो अभी मैंने जो पॉलिटिकली भी बताया, इसको अलग से आप ले सकते हैं कि ये जो सिंह, जो गुरु का गोचर है सिंह राशि वालों के लिए, स्पेशली फॉर द यूएस पीपल मैं कह रही हूँ, ये बहुत खतरनाक होने वाला है। इसीलिए मैंने वो प्रिडिक्शन दी है, जो कहा है कि एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आएगा। अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट। यस। सो पांचवी राशि के लिए ईगो को कंट्रोल रखना है सिंह राशि के लिए। अगला हमारा है कन्या, छठवीं राशि, जिसको वर्गो कहेंगे।
वर्गो वाले बहुत सारे लोगों पे एक साथ बिलीव करना शुरू कर देंगे। उनको लगेगा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, चलो किससे दोस्ती करनी है। लेकिन यहाँ पे दोस्ती भी सोच समझ के कीजिए और खर्च भी सोच समझ के कीजिए, इमोशनल खर्चा। पैसे का नहीं, पैसे का आप वैसे भी बहुत सोच समझ के करते हैं, लेकिन इमोशनली आपको यहाँ स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है और सिर्फ़ काम की चीज़ों पे फ़ोकस कीजिए क्योंकि आप स्कैटर्ड होने वाले हैं बहुत ज़्यादा, तो जितना फ़ोकस करेंगे उतने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ओके। 7th राशि है तुला। तुला के लिए टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। हालाँकि जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर चंद्रमा में होने जा रहा है क्योंकि ये गजकेसरी योग बनाता है, लेकिन तुला राशि वालों के लिए अपोज़िट होगा, ये विपरीत राजयोग बनेगा। तुला राशि वालों को बहुत सारी चीज़ों में बड़ा संतुलन रखना है। अपने और पराये कोने आप अभी समझ लेंगे तो आपको आने वाले 6 महीने बहुत आसानी से निकलेंगे, नहीं तो टफ हो सकता है टाइम। 8वीं राशि है वृश्चिक, स्कॉर्पियो, जिसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप वैसे ही बहुत कम बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, बदले की भावना बहुत ज़्यादा आपके अंदर होती है, वृश्चिक राशि वालों में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अब अपने नॉलेज को उसमें इन्वॉल्व कर लीजिए। ज़रूरत है तो ही आप आंसर कीजिए, नहीं तो अपने आप को मौन ही रखिए जैसा आपका नेचर है। लेकिन इंट्यूशन पे बिलीव करके डिसीज़न नहीं लेना है। इंट्यूशन को भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको। ये वृश्चिक राशि वालों। ओके। 9वीं राशि है धनु, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस आप उत्साह में बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। यात्राएँ बहुत होने वाली हैं आपकी, लेकिन इन यात्राओं से आपको कोई बहुत बड़ा लाभ होगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। यात्राओं को करने के पहले फिर से उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने पार्टनर्स का साथ किसी एडवेंचर के कारण छोड़ सकते हैं। वो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ें हो जाएँ या कोई ऐसी चीज़ें जिसमें कि आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है अभी, बट आगे जाके वो बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है। सो थिंक अगेन। 10वीं राशि है मकर राशि जो कि शनि की राशि है। ये बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड लोग होंगे इस समय में। आने वाला जो 6 महीना है एक नए तरह से बुनने का मौका आपको देने वाला है, क्योंकि हमने जो पिछले 1.5 साल में काम किए उस सब के रिजल्ट जो आपने बोए हैं उसका फल आपको मिलने वाला है। तो ये एक आपके लिए अच्छा समय, लेकिन अहंकार से आपको भी बचना है। पृथ्वी तत्व की राशि है इसीलिए बी रूटेड, जितना धरती से जुड़े रहेंगे अच्छा है। हमारी 11वीं राशि है कुंभ। कुंभ के लिए भी ये टाइम अच्छा तो है, लेकिन एक सावधानी के साथ कि आप जो अपने बारे में लोगों को बताना चाहते हैं या अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा मान के बैठे हैं, इसमें एक रीथिंकिंग ज़रूर कर लीजिए। लोग आपको ज़रूर मानेंगे, पूछेंगे, आपके रिश्तों में भी आपको तवज्जो मिलेगी। लेकिन ज़रूरी बात क्या है, आपको मुँह से नहीं बोलना है, मतलब मियाँ मिट्ठू ना बने, बाकी सब ठीक है। ओके। मीन राशि वालों के लिए साढ़े साती का दौर चल रहा है शनि का, लेकिन एक अच्छी चीज होने वाली है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होगी। आपका सेंसिटिविटी और ज्यादा प्रखरता के साथ बढ़ेगी और इसका लाभ आपको आपके जीवन के हर फ्रंट में दिखेगा। स्पिरिचुअलिटी जीवन में सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं देगी आपको, स्पेशली रिलेशनशिप आपके बहुत मजबूत करके जाएगी। आपको सिंह राशि जैसे कई सारे लाभ मिलेंगे, यानी बहुत बड़ी पहचान मीन राशि वालों को भी मिलने वाली है 2027 के अंत तक। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अनलॉक विद कुणाल जयसिंह पे आने के लिए। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें समझी हमने एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत सारा क्लैरिटी, नॉलेज सब कुछ मिला होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया अनलॉक विद कुणाल जयसिंह पे आने के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा तो प्लीज़ इस एपिसोड को 2 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी ज़िंदगी में भी एक नई चीज़ अनलॉक हो, एक नया इन्फॉर्मेशन अनलॉक हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मेरा एपिसोड लॉन्च हो, आपको सबसे पहले पता चले।